क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। सभी को मेरा सुप्रभात। सुप्रभात, बैठ जाइए। धन्यवाद सर। प्रशांत चौबे जी, जी सर। परिचय दीजिए आपका। सर मेरा नाम प्रशांत चौबे है, मैं सागर जिले का निवासी हूँ और मेरा स्नातक और स्नातकोत्तर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से हुआ है और मेरी रुचि जो है ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना है और वर्तमान में मैं पीएचडी जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से कर रहा हूँ। ठीक है, रोल नंबर क्या है आपका? सर मेरा रोल नंबर है 143166। आपको नहीं लग रहा कि आप गलत डायरेक्शन पे आप रोल नंबर बता रहे हैं? कोई बात नहीं है। कितने महासागर हैं हमारे? सर 4 महासागर हैं। 4 हैं। सर इसका एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है। बताइए 4 कौन कौन से हैं? सर आर्कटिक, अंटार्कटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। सागर के रहने वाले हैं आप। जी। 2 बूंद जिंदगी की किसने कहा है? जानकारी नहीं है? कोई बात नहीं। आधार नंबर बताइए क्या है आपका? सर नहीं जानकारी? क्या जानकारी लेकर के आए हैं फिर आप? हाँ, पीएचडी चल रही है आपकी? जी। पीएचडी को हिंदी में क्या कहते हैं? शोध कार्ड। गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे भारत में कितनी है? 52 समथिंग है सर। समथिंग मत बताइए, एग्जैक्ट बताइए। सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। नोटा क्या है? सर किसी भी, अगर आपको कोई भी प्रतिनिधि अगर आपको चुनाव में पसंद नहीं है तो आप ये बता सकते हैं उसके माध्यम से कि 2024 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? सर भारत में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। सर सागर का क्या इतिहास है? सर सागर जो है उड़ान सिंह या उदयन सिंह जो एक शासक हुए, दांग शासक, उनने सर सागर शहर को बसाया जो कि परकोटा नाम की एक बस्ती बसी। फिर उसके बाद छत्रसाल ने सर एकीकरण किया बुंदेलखंड क्षेत्र का, तो सागर भी उसमें था। और सर फिर छत्रसाल पर इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद बंगस जो थे वो आक्रमण करते हैं, और जिसको लेकर छत्रसाल उस समय जो है बाजीराव पेशवा मालवा के अभियान पे थे उस समय, तो वो उनसे मदद मांगते हैं क्योंकि जयपुर किले में जो है बंगस ने उन्हें कैद कर लिया था। तो मराठी उनकी मदद करते हैं और उसके बाद बाजीराव पेशवा को मदद के तौर पे पारितोषिक मतलब देने के लिए जो है एक सागर मतलब एक हिस्सा छत्रसाल उनको दे देते हैं। तो सर वहाँ से सागर में सर मराठों का उदय होता है और गोविंद बल्लाल खेर जो हैं वो वहाँ पे नियुक्त होते हैं कम्बिजदार के रूप में, चौथ बजीले के रूप में वहाँ पे नियुक्त हो जाते हैं। तो सर फिर उसके बाद वहाँ पे मराठों का रहता है और मराठे वहाँ पे जो है जो लाखा बंजारा झील है, किला है, उसका सुदृढ़ीकरण करते हैं। और गोविंद बल्लाल खेर जो है गढ़पेड़ा का जो किला है उसे दक्षिणी राजधानी बनाकर बुंदेलखंड की शासन करते हैं। और फिर वहाँ पे एक टिकिटोरिया मंदिर उनने बनवाया, लक्ष्मीपुरा बाढ़ उनने बसाया और बड़ा बाड़ा जिसे अभी वहाँ पे जाना जाता है वो भी उनने बनाया। गोविंद बल्लाल खेर के बाद वहाँ पर उनके दामाद जो विसाजी चंदोरकर हैं वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं, क्योंकि गोविंद बल्लाल खेर को पूरा दुआब तक का क्षेत्र संभालना था। और फिर पानीपत के युद्ध में जो है वो रसद का जो कार्य है वो भी इनको दिया गया था। विसाजी चंदोरकर फिर वहाँ पे सारी गतिविधियों को चलाते हैं और लास्ट में सर 1817-18 में जो आंग्ल मराठा युद्ध था तीसरा, उसमें सर ये अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा इसे शासित किया जाता है और फिर नर्मदा टेरिटरी जो बनाई जाती है, सागर नर्मदा टेरिटरी बनाई जाती है उसके साथ में। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ संक्षिप्त में। सर भारतीय संविधान एक तो सर अपने आप में बाकी सभी जो संविधान उससे पूर्व बने हैं उसकी विशेषताएं को लिए हुआ है। दूसरा सर ये लिखित रूप में काफ़ी बड़ा संविधान है जिसमें 3 वाचन और 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ। और सर बस ओके, इसको पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए आगे। ठीक है, आगे बताता हूँ। आपने कौन सी हिस्ट्री में आपकी अभिरुचि है? सर मेरी मध्यकालीन भारत में है और मध्यकालीन भारत में मराठों का जो इतिहास है उससे
यादव। शिवाजी के बारे में बताइए। जी, शिवाजी का जो जन्म है सर 19 अप्रैल को 1630 में हुआ। और सर शिवाजी की एक सबसे बड़ी जो प्रतिभा हमें देखने को मिलती है कि एक लीडर के तौर पर जो सम्मान परिवार के तौर से जो उन्होंने एक मराठा साम्राज्य को कन्वर्ट किया, अपने मराठी लोगों को जोड़ा और सर एक विद्रोह खड़ा किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य किया। एक तो लीडरशिप मुझे बहुत प्रभावित करती है। दूसरा सर उनने किलों का जो उपयोग किया है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, तो वो भी एक बड़ा ही एक भौगोलिक साधन जो तो उन्होंने युद्ध पहचाना। कला, उनकी युद्ध कला क्या थी? गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी, जो कि सर उनने मलिक अंबर जो थे उनसे सीखी थी। और अभी वर्तमान में भारत में जो आसपास हो रहा है, भारत के रिलेशनशिप इन जो हमारे पड़ोसी देश उनसे कैसा है? सर चाइना को हम देख सकते हैं कि चाइना हमसे आर्थिक प्रगति बहुत ज़्यादा कर रहा है और अपनी स्किल लेवल जो अगर हम कहते हैं ना कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है इस कारण से ऐसा हो रहा है या वो, तो चाइना हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जनसंख्या बड़ी ज़रूर है, पर अगर आप स्किल्ड लेबर रखते हैं तो आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं। दूसरा सर हमें पाकिस्तान से ये देखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी देश से जो है इस तरह मदद नहीं लेनी चाहिए, जैसे यूएसए से पाकिस्तान ने काफ़ी मदद ली, कि चाइना से मदद ली कि आप उनसे उनके आश्रित हो जाएं। तो ये भी एक बांग्लादेश से कैसे संबंध है? सर बांग्लादेश से जब से यूनिस की पार्टी जो वहाँ पे यूनिस एक लीडर आए हैं उनकी वजह से जो एक संबंध में जो खटास पैदा हुई है पहली बार भारत में, क्योंकि सर वो कट्टरवाद और सांप्रदायिकवाद पे वहाँ पे आए हैं, तो उससे भारत को लगातार जो है उसका क्या असर पड़ रहा है भारत के ऊपर? सर क्योंकि हमारे पास पहले दो फ्रंट थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना था, अब हमारे पास एक तीसरा फ्रंट बांग्लादेश भी हो सकता है और यही एक ये हुआ है। ठीक। और कुछ? हाँ कोई प्रश्न? मनसबदारी सिस्टम किसने लागू किया था? सर मनसबदारी सिस्टम अकबर ने लागू किया था। उसकी क्या थी विशेषता? सर मनसबदारी व्यवस्था में सबसे पहले ये था कि एक व्यक्ति को एक मनसब दिया जाता है जिससे राजस्व जो है एक निश्चित हो जाता था। दूसरा मनसबदारी व्यवस्था में जो है सर सैन्य मदद भी मिल जाती थी जो भी व्यक्ति रहता था उससे, और एक निश्चित राजस्व भी मिल जाता था। तो मनसबदारी व्यवस्था सिर्फ मुगलों के लिए मतलब जो सुदूर प्रदेश हैं उससे किस तरह से चलाया जाए, एक अच्छा प्रशासन कैसे चल सके, तो मनसबदारी व्यवस्था ने ये टोडरमल का क्या योगदान था मुगल शासन में? सर टोडरमल शेरशाह सूरी और अकबर के बीच की एक कड़ी थे जो राजस्व के नज़रिए से। पहले भी टोडरमल को मतलब कि राजस्व के संबंधित जो था अनुभव हो चुका था। तो जो सर जब्ती प्रणाली है जो लागू की गई थी उसमें टोडरमल ने जो है पूरा व्यवस्थित बनाया था और उन्हें सूबे को 1580 में जो है 12 भागों में डिवाइड किया और किस तरह राजस्व वसूलना है, नगद राजस्व वसूलना है, भूमि पैमाइश कराई कि किस तरह भूमि के जैसे 10 साल व्यवस्था है जिसमें 10 साल के अनुमान के आधार पर जो है निकाला गया कि कितना जो है उपज लेना है, ये सारी चीज़ें। सर भूमि का वर्गीकरण भी किया, उत्तम मध्य और निकृष्ट भूमि, तो उस पर कैसे कर लेना। तो टोडरमल के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुगलों का जो भू राजस्व था वो सर लगाने का तरीका काफ़ी लचीला था, वसूलने का तरीका काफ़ी कठोर था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। प्रशांत, आपने कहा शिवाजी गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध किया करते थे, कहाँ हुआ था इसका जन्म? गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे कहते हैं? सिर्फ शुरुआत में अगर हम देखें तो ये महाराणा प्रताप के युद्धों में भी दिखता है, फिर मलिक अंबर ने इसे पूर्ण रूप से विकसित किया। मलिक अंबर जब मुगलों से युद्ध करते थे अहमदनगर में, तो उनने इसे पूर्ण मतलब संपूर्ण विधि के रूप में अपनाया। उसके बाद कौन से देश को माना जाता है? गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किस देश को कहते हैं? ये एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, मराठों के उद्भव में अहमदनगर की स्थिति की क्या भूमिका रही? सर मराठों को सिर्फ शुरुआत में जब मुगलों से युद्ध हुआ तो अहमदनगर ने मराठों को अपनी सेना में शामिल किया, जिसकी वजह से उन्हें कई ओहदे और पद दिए गए, जिससे वो समृद्ध हुए और उसकी वजह से सर वो फिर अपना राज्य स्थापित करने में सक्षम हुए। सिर्फ यही था?
सर अभी मुझे यही क्योंकि जब मराठों का उदय हुआ तत्कालीन समय में देखते हैं अहमदनगर बिखराव की स्थिति में था, जी तो कहीं ना कहीं उसकी कमज़ोर स्थिति भी हमें मराठों के उद्भव के लिए एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो देखने को मिलती है। जी चलिए ठीक है, ये बताइए प्राचीन भारत में एक क्षेत्र है जिसको ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता था, ब्रह्मवर्त ब्रह्मर्षि देश के रूप में, जी। बता सकते हैं कौन सा क्षेत्र है वो? सर ये एक मिनट सर। हाँ हाँ, या ब्रह्मर्षि प्रदेश हम जिसको कहते हैं वो कौन सा सर ये क्षेत्र है? सरस्वती नदी के पास था, सरस्वती और द्वादश नदी के पास जो क्षेत्र था सर उसे नहीं नहीं, वो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ सर एग्जैक्ट। चलिए कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, मध्यकालीन भारत में जो लगाए जाने वाले कर थे जिनको हम कहते हैं जजिया, जकात, खम्स और खराज, ये क्या है? इनको हम मुझे दो दो लाइन में डिफाइन कर दीजिए इसको। सर जो जजिया था वो गैर जिम्मी लोगों पे लगाया जाता था। गैर जो जिम्मी लोग थे सर उन पे लगाया, जो अहले एक किताब है सर। हाँ। अहले एक किताब है सर, जो इब्राहिम धर्म को नहीं मानते, जो इब्राहिम धर्म को नहीं मानते, जैसे कि सर हिंदू थे जो इब्राहिम धर्म को नहीं मानते। और इसमें सर जो यहूदी हैं और क्रिश्चियनिटी है सर, उन पर जजिया लगाया जाता था। और हमारे लिए तो वो विधान था कि आप काफिर हैं, आपको तो मार दिया जाएगा। पर जब कासिम आक्रमण करता है तो कासिम ये प्रावधान करवाता है कि जजिया अगर हम यहाँ पे ये मतलब व्यवहारिक नहीं है सभी को मानना, तो जिम्मी का दर्जा जो है वो हिंदुओं को दिया जाएगा। तो ये जजिया सर वहाँ से सर खुस्म जो एक खरा वो था कर, खुम्स कहते हैं, खम्स कहते हैं सर। वो युद्ध में लूटे हुए धन पे, जो युद्ध में लूटा हुआ धन है सर, उसका वितरण होता है जो आमतौर पर सर सैनिकों को 80% और जो राजा है उसको 20% दिया जाता था। सर जकात जो था वो एक जो संपत्ति का न्यूनतम हिस्सा जो कि दान दिया जाता था, जो लगभग 2%, 2.5% हुआ करता था। और किस पर लगाया जाता था जकात? सर जकात मुसलमानों का। ओके ठीक है। और खराज? सर खराज गैर जो मुसलमान है हिंदुओं पर लगाया जाता था। कौन सा? धार्मिक कर था कि राजस्व था? सर राजस्व कर था सर, इसका मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। ओके कोई बात। अच्छा, पीएचडी आपकी कंप्लीट हो गई है? नहीं सर अभी चल रही है। आरडीसी हुई है सर। ओके, क्या बोलते हैं पीएचडी को? सर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हिंदी में क्या कहते हैं? सर अभी पता नहीं पता है। पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की? भारत की कोई बात नहीं सर। सर अभी इसका कोई एग्जैक्ट हो गया। प्रशांत, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका जन्म स्थान सागर है जी और नाम प्रशांत है, जी तो ऐसा कहा जाता है कि शांत सागर कभी भी दक्ष नाविक तैयार नहीं कर सकता। जी ये विरोधाभास हो रहा है, जी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक शांत सागर कभी भी दक्ष नाविक तैयार नहीं कर सकता। सर इसमें मुख्यतः ये है कि अगर हमारे बीच में कभी संघर्ष नहीं रहे या कभी आंधी तूफान नहीं आए तो उस नाविक को सर बहुत ही आसान होगा उस सागर को हमेशा पार करते रहना। पर वो जब कभी किसी दूसरे सागर में जाएगा जहाँ आंधी तूफान वगैरह उसका सामना करेगा, तो वो सर हमेशा एक ऐसे सागर में नाव चला के आया है जिसे कभी संघर्ष के बारे में पता ही नहीं चला। तो सर यही एक वेरी गुड। सहायक प्राध्यापक के रूप में आप कौन कौन से कार्य करना पसंद करेंगे? सर सहायक प्राध्यापक के रूप में मेरा मुख्यतः ये रहेगा कि जो भी मेरे समझ जो भी विद्यार्थी आए उनको जो मेरा विषय है उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी ना रहे या वो पूर्णतः संतुष्ट रहें मेरे ज्ञान से। दूसरा सर मैं अपने ज्ञान में सर उनसे प्रश्न उत्तर शैली में उनसे जानकारी लेता रहूँगा। दूसरा सर मेरा मानना है कि मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ और मेरा पीएचडी भी है, तो मैं शोध पर अपनी कुछ किताबें भी लिखूँ शोध करके। दूसरा सर मैं वाइस चांसलर तक जाना चाहता हूँ। अच्छा। इतिहास अतीत का आईना होता है, कैसे? सर इतिहास अतीत का आईना होता है। जी सर बिल्कुल, इतिहास जो आपका विचार है बिल्कुल कैसे? सर क्योंकि हम इतिहास में जो है अतीत की घटनाओं से
समझते हैं और अतीत की घटनाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे हम इतिहास लेखन के रूप में जानते हैं, तो उसके समक्ष पहलू को, जो अतीत की घटना घटित हुई है उसके समक्ष पहलुओं को हम जो है स्पष्टता से देख सकते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में इतिहास का योगदान होता है, कैसे? सिर्फ अगर किसी को व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो वो इतिहास के व्यक्तित्व, जो अच्छे व्यक्तित्व हुए हैं, उनसे उनके गुणों को, उनकी जो भी चीज़ें रही हैं, वीरता है जैसे, इन सभी को सीख के अपने गुण का, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आपका पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।